वेलकम टू माय सेशन ऑफ स्पॉट द एरर्स। ये जो स्पॉट द एरर्स है ये बैंक्स के लिए है। ये बहुत ही अच्छा इत्तेफाक रहा कि मैंने कल से जो शुरू किया स्पॉट द एरर्स बैंक्स के लिए, परसों ही आईबीपीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया। हालांकि इस बार वैकेंसीज पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी जो भी है वैकेंसीज उसी पे फाइट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा मोटिवेशनल टिप तुम लोगों को दे सकता हूँ, ये कि वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, तुमको क्वालिफाई करने के लिए या जॉब लेने के लिए कितने वैकेंसी की ज़रूरत है, कितने सीट की ज़रूरत है। यू नीड ओनली वन वैकेंसी फॉर योर सेल्फ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्पिरिट को लो नहीं करना है, फाइटिंग स्पिरिट वही रखना है और अपने लिए फाइट करते हुए यू शुड ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड इंटर द जॉब एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो दिस शुड बी द स्पिरिट इन यू, और ऐसा अगर करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, वैकेंसीज कम रहने से कंपटीशन डेफिनेटली थोड़ा टफ हो जाएगा, बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मौका मिला है, यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो विद दिस वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ स्पॉटिंग द एरर्स फॉर टुडे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न पे दिए गए हैं। एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी या मेंस में भी, वो इसी तरह का क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार ठीक से पढ़ लो और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी हैं जिसको बता दूंगा। पहला वर्ड यहाँ पे तुमको कंफ्यूज करेगा कि सर ये इनपेशेंट क्या है। यहाँ पे इम्पेशेंट होना चाहिए। इम्पेशेंट का मतलब अधीर, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड ये वर्ड है, तो हॉस्पिटल में अंदर आने वाले, हॉस्पिटल में दाखिला लेने वाले जो पेशेंट हैं, दे आर कॉल्ड इन पेशेंट, राइट। फिर एक वर्ड यहाँ पे है सीवियरली। सीवियरली का मतलब जानते होगे, सीरियसली, गंभीरता के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सीवियरली। जैसे इंजुरी बहुत सीवियर था, इसका इफेक्ट बहुत सीवियर था। सीरियस के लिए दूसरा वर्ड है सीवियर, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो तुम नहीं जानते। नाउ वी डिस्कस इट्स ग्रामर पार्ट। ग्रामर की बात अगर करें तो यहाँ पे एरर एक पार्ट में भी हो सकता है, 2 पार्ट में भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी भी पार्ट में एरर ना हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इन पेशेंट सर्विसेज, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, ठीक है। इन पेशेंट के साथ सर्विसेज यहाँ पे सही लगा हुआ है। देन वी कम टू पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, और सर्विसेज के हिसाब से यहाँ पे वर्ड ठीक दिया हुआ है, वर्ड सीवियरली अफेक्टेड, और चूंकि वर्ड है पैसिव वॉइस में है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो अफेक्टेड भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो अफेक्टेड भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम अफेक्टेड की बात करें तो ये V3 सही है, अफेक्टेड, इसमें कोई गलती नहीं है। देन वी कम टू पार्ट सी। इन बोथ पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल, इसमें कुछ गलती दिखती है। क्या गलती दिखती है यहाँ पर, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, बोथ और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन अगर हम लोग पढ़े हैं तो बता सकते हैं कि दिक्कत है। तो ये बता सकते हैं कि बोथ के साथ एंड लगता है, न कि और। आइदर के साथ और लगता है, बट बोथ के साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड लगता है। तो यहाँ पे और गलत है, और शुड नॉट बी हियर, इसको हटाना होगा, और इसके जगह पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा एंड।
एंड अगर लिखेंगे तो ये सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दोनों हॉस्पिटल की बात की गई है, पब्लिक की भी और प्राइवेट की भी, और एंड से जुड़ा हुआ है तो हॉस्पिटल के साथ यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी होगा। यहाँ पे हॉस्पिटल गलत है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो एक एरर किस पार्ट में दिखाई पड़ा, पार्ट सी में। अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट डी में कोई एरर है या नहीं है। तो पार्ट डी में ड्यूरिंग द 10 वीक्स लॉन्ग लॉकडाउन, यहाँ पर 10 के साथ जो वीक्स लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, एस शुड नॉट बी हियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नाउन से रिलेटेड है। जैसे 5 ईयर प्लान होता है, 7 ईयर वारंटी होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है नाउन का कि जब कोई नंबर हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन उसके बाद अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, जैसे वीक क्या है, वीक इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टाइम। ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। इसको याद रखने के लिए बेस्ट है 5 ईयर प्लान, 7 ईयर गारंटी, 2 वीक प्रोग्राम, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे 10 वीक लॉन्ग लॉकडाउन है, तो यहाँ पे वीक्स नहीं होगा, वीक्स की जगह पे वीक अगर होगा तो सही होगा। मतलब इस सेंटेंस में देयर आर 4 पार्ट्स, नेमली A, B, C and D. Out of these 4 parts, errors are there in 2 parts, that is A and D. सॉरी, C and D. C and D में इसमें एरर है, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पे होगा D. D इज द आंसर। C and D दोनों पार्ट में एरर है। समझ गए, इसमें कोई डाउट? C और D दोनों पार्ट में एरर है। पहले में क्या है, बोथ के साथ एंड लगाएंगे, नंबर 1, और साथ ही साथ हॉस्पिटल प्लूरल हो जाएगा, हॉस्पिटल्स हो जाएगा। और फिर पार्ट डी की अगर बात करें तो वहाँ पे 10 वीक लॉन्ग लॉकडाउन होगा। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, राइट। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस सेंटेंस को भी पहले पढ़ लो, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, लेकिन एक बात बताता हूँ। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू हिंट यू कि एरर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, बैंक पीओ वाले में या ऑफिसर कैडर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें अगर एरर्स दिए जाते हैं तो वो काफ़ी लंबे सेंटेंसेस होते हैं। एसएससी में जनरली ऐसी बात नहीं होती, लेकिन लंबा सेंटेंस देखकर ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं दे आर अफ्रेड कि इतना लंबा सेंटेंस है, इसमें कैसे एरर्स खोज पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है, और वो उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस। आई टेल यू कि सेंटेंसेस चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, उसमें एरर्स अगर रूल्स पे कमांड है तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू डिटेक्ट एरर्स इन दो सेंटेंसेस। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एरर्स वही होते हैं जो छोटे सेंटेंस में दिए जाते हैं, और अगर बड़ा सेंटेंस भी है तब भी एरर वही होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, और कभी भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ फियर कि इतना लंबा सेंटेंस है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला वर्ड एनुअल है। एनुलर भी यहाँ पे लिखा जा सकता था, एनुअल मतलब वार्षिक, ठीक है। यहाँ पे एक्लिप्स एक वर्ड है। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। यहाँ पे देखो, एक्लिप्सेस प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला वर्ब टेक प्लेस वर्ब के रूप में दिया गया, ये प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद और कोई वर्ड इसमें ऐसा नहीं है। एक वर्ड है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब दिखना, दिखने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अपीयरेंस। अपीयर मीन्स प्रकट होना, और अपीयरेंस मीन्स जैसे उसका अपीयरेंस अच्छा है, तो यही एक वर्ड है। रिंग का मतलब तो यू नो छल्ला। अब देखते हैं ग्रामर की बात करें तो एनुअल एक्लिप्सेस टेक प्लेस, पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। व्हेन द मून इज टू फार अवे फ्रॉम द अर्थ, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। मून के आगे द लगा हुआ है, उसके बाद इज यहाँ पे सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। टू फार अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के पहले द लगा हुआ है, आर्टिकल का भी एरर नहीं है। सो पार्ट बी में कोई भी एरर नहीं है।
टू फुल कवर द सन लीविंग आउट ए सर्कुलर बैंड ऑफ। पार्ट सी में अगर हम देखें तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है कवर। कवर यहाँ पे वर्ब के रूप में है और हम जानते हैं कि वर्ब के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ एडवर्ब लगता है। जबकि यहाँ पे फुल क्या है, फुल यहाँ पे अगर हम फुल की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ पे चाहिए एडवर्ब। तो इसका एडवर्ब कैसे बनेगा, इसमें अगर हम वाई प्लेस करेंगे, फुल्ली अगर लिख देंगे तो ये एक मिनट, हाँ यहाँ पे फुल की जगह पे अगर फुल्ली लिखा जाए, वाई यहाँ पे जोड़ा जाए, तब जाके ये सही हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पे वाई लिखना होगा फुल्ली। फुल्ली कवर द सन लीविंग आउट ए सर्कुलर बैंड ऑफ। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बैंड के साथ सर्कुलर मतलब गोला टाइप का छल्ला, वो सही है। सनलाइट, बैंड ऑफ सनलाइट दैट गिव द अपीयरेंस ऑफ ए रिंग। देन वी डिस्कस इन पार्ट बी, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, ये वाला समझना ठीक से। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और वो किसके लिए यूज़ किया गया है, दैट यूज़ किया गया है लीविंग आउट ए सर्कुलर बैंड ऑफ सनलाइट। बैंड के लिए, यहाँ पे बैंड के लिए यूज़ किया गया है दैट। अब बैंड देखते हैं, बैंड का मतलब पट्टी होता है, चौड़ी पट्टी के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बैंड। जैसे फ्रेंडशिप बैंड यूज़ किया जाता है, रिस्ट बैंड यूज़ किया जाता है। तो दैट यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट इज़ यूज्ड फॉर द एंटीसीडेंट बैंड, बैंड के लिए यूज़ किया गया है। अब बैंड के बारे में अगर हम सोचें कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो डेफिनेटली बैंड क्या है, बैंड एक सिंगुलर नाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब कौन है, गिव है। तो गिव को भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि गिव के साथ अगर हम एस लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम एस लगाएंगे, एस अगर लगाएंगे गिव के साथ, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और उसका एंटीसीडेंट यहाँ पर बैंड है। बैंड चूंकि सिंगुलर है, इसीलिए दिस वर्ब गिव शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। और ये सिंगुलर कैसे बनेगा, ये सिंगुलर बनेगा एस लगाने से। तो पार्ट डी में भी एरर दिखाई पड़ा। अब ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन होगा ये सी विल बी द ऑप्शन। क्यों, क्योंकि सी में सी एंड डी दोनों ही पार्ट दिखाई पड़ते हैं। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 इज सी, दैट इज parts C and D. Then let us take question number 3. ये sentence थोड़ा छोटा है। Higher education has over the years became the gateway for a successful career, resulting in a huge demand for it. यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको बता सकते हैं। गेटवे का मतलब होता है द्वार, द्वार के लिए बड़ा जो द्वार होता है, दैट इज कॉल्ड गेटवे। ठीक है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में। फिर एक वर्ड यहाँ पे है, ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग एरर में भी आता है, ध्यान रखना, करियर। एक वर्ड होता है कैरी, CARRY, कैरी का मतलब ढोना। उससे जो वर्ड बनता है वो है CARRIER, कैरियर। जैसे साइकिल में कैरियर लगा होता है कोई चीज़ ढोने के लिए। ट्रक पे देखते होगे लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, सार्वजनिक वाहन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो वर्ड है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी इसका डिफरेंट है। प्रोनाउंसिएशन इसका है करियर एंड स्पेलिंग इज CARER। इस चीज़ को दिमाग में रखना। रिजल्ट का मतलब होता है परिणत होना। यूज़ एक वर्ड है, यूज़ का मतलब विशाल या बड़ा।
डिमांड, ह्यूज डिमांड का मतलब बड़ी बड़ी मांग, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ह्यूज। तो ये तो कुछ वर्ड्स थे जो कि मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया। नाउ वी डिस्कस एरर पार्ट, कि एरर इसमें कहाँ पे है। देखो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडुकेशन चूँकि सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, और ये हैज़ यहाँ पे सही है, हैज़ में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बी में ओवर द ईयर्स बिकेम, अब यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश ग्रामर का, हैज़, हैव, हैड के बाद V3 लगता है। अब यहाँ पे हैज़ के बाद वर्ब कौन सा लिया गया है, वर्ब यहाँ पे लिया गया है बिकेम। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि बिकेम हैज़ के हिसाब से सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो जैसे कम, केम, कम होता है, उसी तरह से बिकम, बिकेम और बिकम होता है, राइट। यहाँ पे बिकेम जो है वो V2 है, वेयर एज हमको क्या चाहिए, हैज़ के हिसाब से यहाँ पर V3 की ज़रूरत है। तो इन प्लेस ऑफ बिकेम वी शुड यूज़ द V3 फॉर्म ऑफ इट, बिकम, तब जाके सही होगा। यानी कि पार्ट बी में एक एरर हमें मिला। देन वी कम टू पार्ट सी। पार्ट सी में द गेटवे फॉर ए सक्सेसफुल करियर, यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है। गेटवे के साथ टू लगता है, न कि फॉर। यहाँ पे फॉर में गलती है, इन प्लेस ऑफ फॉर इट शुड बी गेटवे टू ए सक्सेसफुल करियर, और पार्ट डी में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे किस किस पार्ट में एरर हम लोगों को देखने को मिला, पार्ट बी में और पार्ट सी में। पार्ट बी में क्या था, हैज़ के हिसाब से बिकम होगा, और पार्ट सी में गेटवे के बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, तो फॉर की जगह पे टू होगा। सो द आंसर इज बी एंड सी। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी। देखो अगर इस तरह से जो भी तुम्हारा नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर का, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो भी रूल्स हैं, अगर उस पर तुम्हारा अच्छा कमांड है, और न सिर्फ कमांड बल्कि मौका मिलने पे इस तरह के क्वेश्चंस में इफ़ यू आर एबल टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन दिस गिवन क्वेश्चंस, तब तुम इसमें सही आंसर खोज पाओगे, ठीक है। देन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत करना। इन्वॉल्व का मतलब यू नो शामिल होना। उसके बाद दे टेंड टू स्माइल, यहाँ पे टेंड का मतलब किसी चीज़ के तरफ झुकाव होना। जैसे कैलकुलस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा x टेंड्स टू 0, x का वैल्यू 0 की तरफ अगर जाता हुआ दिखता है तो वहाँ पे हम लोग x टेंड्स टू 0 लिखते हैं। तो किसी चीज़ के तरफ झुकाव होना, जैसे स्माइल का मतलब मुस्कुराना, नॉड का मतलब होता है हामी भरना यानी कि सर हिलाना, नॉड। फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे एक और वर्ड है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मीन्स होता है किसी चीज़ को रिसीव करने वाला, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिसेप्टिव। किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिसेप्टिव। जैसे उसका माइंड बहुत रिसेप्टिव है, जिस चीज़ को पढ़ता है आसानी से उसको ग्रहण कर लेता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। नाउ वी डिस्कस इट्स ग्रामर पार्ट। व्हेन ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ए कन्वर्सेशन कैन सी ईच अदर, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कोई गलती नहीं है। ऑल पार्टीज के साथ पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस नहीं मतलब शामिल होना। जब जो जितनी भी पार्टियां हैं जो सम्मिलित हैं किसी भी कन्वर्सेशन में, तो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है इन्वॉल्व का। देन वी डिस्कस पार्ट बी। इन ए कन्वर्सेशन कैन सी ईच अदर, यहाँ पे एरर यही दिखाई पड़ता है। ऑल पार्टीज की बात है तो यहाँ पे ईच अदर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? प्रोनाउन पर बेस्ड है ये एरर। दो पार्टीज अगर हैं, दो लोग हैं, जैसे मैं और कोई एक और मेरा स्टूडेंट है,
अगर हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि वी नो ईच अदर, बट अगर मेरे पूरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो वहाँ पे ईच अदर यूज़ करना गलत होगा। हम लोग कहेंगे कि वी नो वन अनदर, तो ईच अदर की जगह पे लिखना होगा वन अनदर। तो ये था पार्ट बी में एरर। देन वी कम टू पार्ट सी, दे टेंड टू स्माइल, टू के बाद V1 स्माइल सही लगा हुआ है, नॉट भी सही लगा हुआ है और फोकस भी V1 सही है। उसके बाद विच मेक्स द ब्रेन मोर रिसेप्टिव फॉर डिस्कशन। अब यहाँ पे तुम लोग के मन में एक डाउट आएगा कि सर यहाँ पे तो रिलेटिव प्रोनाउन विच है, ठीक है, और विच के पहले यहाँ पे स्माइल आ रहा है, नॉड आ रहा है और फोकस आ रहा है। क्लियर? तो ये तीनों तो मिलके प्लूरल बना रहा है ना, तो यहाँ पे मेक्स में एस नहीं होना चाहिए। ये तुम लोग का कंटेंशन हो सकता है, बट आई टेल यू कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, दे टेंड टू स्माइल, नॉड एंड फोकस, ये एक ही एक्शन को बताता है। उनका मुस्कुराना, हामी भरना या ध्यान केंद्रित करना, दिस इज कंसीडर्ड ए सिंगल एक्शन। और जब ये तीनों मिलकर एक सिंगल एक्शन को दिखाते हैं और उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज़ किया जाता है, उसके बाद आने वाला जो वर्ब मेक्स है ये अपने आप में सही है। यू नीड नॉट कंफ्यूज ओवर दिस, इस पर तुमको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन वी कम टू पार्ट डी ऑफ दिस सेंटेंस, द ब्रेन मोर रिसेप्टिव फॉर डिस्कशन। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का एरर हो गया। रिसेप्टिव के बाद फॉर यूज़ नहीं होता, रिसेप्टिव के बाद हम लोग टू यूज़ करते हैं। रिसेप्टिव टू लर्निंग, रिसेप्टिव टू नॉलेज, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं टू, ठीक है। तो पार्ट डी में एरर दिखाई पड़ा। दो एरर कहाँ कहाँ पे दिखे हम लोगों को? पार्ट बी में पहला एरर था ईच अदर की जगह पे वन अनदर होगा, और पार्ट डी में दूसरा एरर था रिसेप्टिव के बाद फिक्स प्रोनाउन, फिक्स प्रीपोजिशन टू यूज़ करेंगे ना कि फॉर। सो द आंसर इज बी एंड डी। और यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो सी मेरा आंसर है, क्योंकि इसी में दोनों पार्ट दिख रहे हैं, बी एंड डी। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, राइट। एक बात और बता देता हूँ कि इधर जो मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है फॉर योर कन्वीनियंस, एक वीडियो बैंक के लिए और एक अलग वीडियो एसएससी के लिए, ये मैंने डिसाइड किया है। एसएससी के जो एरर्स के डिस्कशन होंगे वो अलग होंगे और बैंक वाला डिस्कशन अलग होगा। हालांकि इंग्लिश में वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो क्या बैंक क्या एसएससी, कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है ना इंग्लिश ग्रामर का, या वर्ड का मीनिंग जो वर्ड का मीनिंग हम लोग बैंक के लिए सीखेंगे वही वर्ड हो सकता है कि एसएससी में भी देखने को मिले। तो बेनिफिशियल तो यही होगा कि तुम लोग मेरा दोनों वीडियो देख सकते हो, बैंक वाला भी और एसएससी वाला भी, इन ऑर्डर टू इन्हांस योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा रिजर्वेशन रखते हैं कि नहीं भाई मैं तो बैंक का एस्पिरेंट हूँ, तो व्हाई शुड आई गो फॉर एसएससी स्टफ, तो उन लोगों के लिए है कि बैंक का अलग है और एसएससी का अलग है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मेरी तो एडवाइस होगी कि दोनों ही वीडियो देखना बेनिफिशियल होगा। बट इफ़ यू हैव सम रिजर्वेशंस, तो तुम अगर बैंक के हो तो बैंक वाला वीडियो देखो, एसएससी के हो तो एसएससी वाला वीडियो देखो, राइट। देन वी मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे है, एक बार सेंटेंस पढ़ो, बैंक्स गॉट मेजर फिनेंशियल सपोर्ट। मेजर का मतलब होता है बड़ा या प्रमुख, फिनेंशियल मीन्स वित्तीय, सपोर्ट मीन्स समर्थन या सहारा, फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन। कैपिटल इन्फ्यूजन, इन्फ्यूज एक वर्ड है, इन्फ्यूज का मतलब होता है किसी सिस्टम में कोई चीज़ डालना। जैसे अगर किसी के बॉडी में ब्लड की कमी है तो ब्लड इज इन्फ्यूज्ड, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर बाय एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना या हटा देना, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट्स,
ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एरर किस पार्ट में है। तो बैंक्स गॉट मेजर फिनेंशियल सपोर्ट, पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं है, V2 यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके बाद मेजर फिनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसमें भी कोई एरर दिखाई नहीं पड़ता पार्ट बी में। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्फ्यूज़न देयर बाय एलिमिनेटिंग, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्फ्यूज़न एक पार्ट है और इसका नतीजा क्या है कि इस आवश्यकता को एलिमिनेट कर दिया जाता है, देयर बाय एलिमिनेटिंग। तो यहाँ पर एलिमिनेटिंग भी V4 के जैसा यूज़ किया गया है, विच इज़ करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। देन वी कम टू पार्ट डी, द नीड फॉर रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट्स। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो मिसिंग है यहाँ पे, इसी की वजह से इस पार्ट में एरर है। फॉर यहाँ पे यूज़ किया गया है प्रीपोजिशन के रूप में, फॉर। और जैसे ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम लोग कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो वो V4 यूज़ करते हैं, जीरंड के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रेज V1 यूज़ किया गया है, वो गलत है। यहाँ पे वी शुड यूज़ V4। तो फॉर रेज नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉर रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द मार्केट्स। तो इस सेंटेंस में एक ही एरर दिखाई पड़ा और वो एरर था कहाँ पे, पार्ट डी में। तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली डी लिखा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आज के पांचों क्वेश्चंस तुम लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और उसमें जो एरर्स इन्वॉल्व थे उसका डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन भी तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में इसके बारे में लिखना, और अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट को देखता हूँ और उसको रिवर्ट भी करता हूँ। जो भी जवाब देना होगा मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद है तो फिर मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम लोगों ने तो खुद सब्सक्राइब किया होगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, उन लोगों को बताओ कि एकदम एग्ज़ाम सेंट्रिक क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं। BK सिन्हा सर अपने YouTube चैनल में डाल रहे हैं, तो तुम लोग भी अगर इस वीडियोस को देखोगे तो डेफिनेटली तुम लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में फिर नए कंटेंट्स के साथ तुम लोगों से मिलूँगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स।